साल 2025 का कुंभ मेला शुरू हो चुका है। इस दौरान पहले 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। इन 5 करोड़ लोगों में कुछ बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिनकी हर तरफ बात हो रही है। जैसे कि आप इन्हें देख सकते हैं, जिनके बारे में कई न्यूज आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आपने भी इन्हें देखा ही होगा। अभी कुंभ की लाइमलाइट में इनको खूब ज्यादा हाईलाइट मिली हुई है, लेकिन इस हाईलाइट के बीच में क्या आपको पता है कि इस कुंभ मेले का इतिहास क्या है? करीब 45 दिनों के इस मेले में करीब करीब 50 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, यानी कि 1/3 भारत। हो सकता है आप भी उसमें से एक हो। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ कोई नई बात नहीं है। आज तो लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज से पहुंच जा रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाने, लेकिन आज से करीब 200 साल पहले जब ऐसा कोई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तब भी 25 लाख लोग इलाहाबाद में डुबकी लगाने पहुंचे थे। अब 50 करोड़ के सामने ये नंबर कुछ भी नहीं है, लेकिन तब आबादी भी तो इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ था तो भारत का दुर्भाग्य और अंग्रेजों का शासन, जिसके तहत अपने ही देश में भक्ति करने के लिए तब टैक्स देना पड़ता था। जी हाँ, आजाद भारत में तो आप फ्री में जी भर डुबकियां लगाते हैं और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन कुंभ मेले का इतिहास आज से पहले बहुत अलग था, जहां एक डुबकी लगाने के लिए भी आम आदमी से लेकर राजा महाराजाओं को भी हुजूर माई बाप कहकर अंग्रेजों को टैक्स चुकाना पड़ता था। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुंभ तो इससे भी ज्यादा बेहद दिलचस्प इतिहास अपने साथ समेटे हुए है। इसीलिए आज के वीडियो में हम न केवल कुंभ मेले का पूरा इतिहास बताएंगे, बल्कि इससे जुड़ी कई ऐसी कहानियां भी बताएंगे जो कि आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ठंड से बचना है और स्टाइलिश भी दिखना है तो आप इन बॉम्बर जैकेट्स को ट्राई कर सकते हो, या फिर ये यूटिलिटी जैकेट्स को भी देख सकते हो। लिंक आपको शॉप नाउ पर क्लिक करके मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गई। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब गुरु ब्रह्मा के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई, तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल ये थी कि अमृत स्वर्ग लोक में ही मौजूद था। उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही। राक्षस इस डील को मान गए और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद प्राप्त समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवता और राक्षस दोनों में ही अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वो अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भगाने से कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि ये बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब ये 4 बूंदें जहां जहां पर गिरी, आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। और 12 साल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी यह है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसलिए हर 12 साल में और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि कुंभ मेले को मनाने के पीछे की पौराणिक कहानी क्या है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर्व का हमारे भारतीय इतिहास में कैसे डेवलपमेंट हुआ। इसका जिक्र हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ठीक से नहीं मिलता। कुंभ जैसे एक पर्व का पहला उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्षवर्धन के समय में मिलता है। हर्षवर्धन 7वीं सदी के राजा थे और उनके काल में चीन के एक यात्री ह्वेन-सांग ने भारत घूमने के दौरान प्रयाग के त्रिवेणी संगम में होने वाले एक स्नान पर्व का जिक्र किया है। यह पर्व माघ महीने में होता है। ह्वेन-सांग का यह उल्लेख पहला लिखित सबूत माना जाता है किसी भी तरह के इस प्रकार के आयोजन का। इसके बाद हमें कुछ और जगहों पर बाद के काल में इस तरह के संगम का जिक्र मिलता है, जैसे कि अकबर के टाइम पर आईने अकबरी और 16वीं सदी में लिखे गए तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में। बंगाली भाषा की चैतन्य चरित्रामृत में उल्लेख है कि उन्होंने माघ मेले का दौरा किया था। तुलसीदास के 16वीं शताब्दी के रामचरितमानस में इलाहाबाद में मेले का उल्लेख वार्षिक रूप में किया गया है। इसमें 12 वर्षीय चक्र का कोई संदर्भ नहीं मिलता।
आईन अकबरी के हिसाब से माघ महीने में प्रयाग संगम के अंतर्गत नहान पर्व ऑर्गेनाइज होता था, जिसको अटेंड करने के लिए हर कास्ट और हर क्लास के हिंदू काफ़ी भारी मात्रा में आते थे। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि प्रयाग के जंगल और मैदान भी उनके लिए कम पड़ जाते थे। कुछ मध्यकालीन ग्रंथों में हरिद्वार और प्रयाग की तरह माघ महीने का नहान पर्व नासिक और उज्जैन में भी मिलता है, लेकिन वहाँ इसे सिंहस्थ मेले के नाम से जाना जाता था। इन सभी मेलों में कुंभ मेले का नाम नहीं मिलता, इसलिए माना जाता है कि कुंभ मेले को ही पहले माघ मेला कहा जाता होगा। केवल लिखित रूप में अगर आपको देखना है तो कुंभ मेला शब्द का पहली बार जिक्र मिलता है खुलासत उत-तावारीख में, जो कि 1695 से 1699 के बीच लिखी गई। इसमें कुंभ मेले का नाम सिर्फ हरिद्वार के लिए किया गया है, लेकिन एक और किताब है यादगारे बहादुरी, इसमें इलाहाबाद में सर्दियों के मौसम में लगने वाले ऐसे ही एक मेले का जिक्र मिलता है। इसके बाद इस मेले का प्रॉपर उल्लेख मिलना शुरू होता है ब्रिटिश राज में। साल 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों की नज़र पड़ती है इस मेले पर, लेकिन तब भी इसे माघ मेला ही कहा जाता था। इस बीच 1796 में इस मेले में 25 लाख लोग नहाने के लिए आ गए, तो अंग्रेजों ने इस मेले की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसी के बाद 1806 में डुबकी पर 1 रुपया टैक्स लगा दिया गया। अंग्रेजों ने अपने भारतीय मूल के सिपाहियों को खुश करने के लिए 1808 में इस टैक्स से छूट भी दी थी, लेकिन बाकियों के लिए टैक्स लगता रहा। एक मजेदार किस्सा है साल 1833 का, जब रीवा के राजकुमार विश्वनाथ सिंह इस टैक्स को देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो नहाया ही नहीं, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से उनको 5490 रुपए का टैक्स बिल भेज दिया गया। इसी बीच अंग्रेजों ने जब यहाँ जमा होने वाली भीड़ देखी तो सामाजिक पहलू को देखते हुए उन्होंने यहाँ के मेले को खूब प्रमोट किया। इस तरह धीरे धीरे हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के भी माघ मेले को कुंभ मेले के रूप में बुलाया जाने लगा। फिर ब्रिटिशर्स ने इन चारों धार्मिक स्थलों को नेशनल और इंटरनेशनल पहचान देकर इसे तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया। इसका फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों को बहुत मुनाफा मिला। तभी से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के माघ मेले को पॉपुलैरिटी भी मिली। आज भी 12 साल की अवधि पर ज्योतिष विद्या का सहारा लेकर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुंभ मेले के आयोजन के इतिहास की। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इंडियन सोसाइटी को। इस मेले को काफ़ी बड़े स्तर के कमर्शियल इवेंट के तौर पर भी जाना जाता है, जहां कई साधु संत अखाड़ा मेंबर्स आते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कम्युनिटी सिंगिंग, स्पिरिचुअल और एजुकेशनल डिस्कशन, और दूसरी तरफ मनोरंजन की एक्टिविटीज़। देश और दुनिया से यहाँ पर आकर लोग जमा होते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। करीब 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लोकल ट्रेड, इन सब को इससे बढ़ावा मिलता है। इसलिए कुंभ मेले का आर्थिक महत्व भी है। ये कुंभ मेला अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए 1857 के विद्रोह का एक सेंटर पॉइंट था, जिसमें भारत को आज़ाद कराने के लिए, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए और पिलग्रिम टैक्स को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई थी। अब ये तय करना मुश्किल है कि माघ मेला पहली बार कुंभ मेले के रूप में किस वर्ष में मनाया गया था। इलाहाबाद में 1870 का मेला सबसे पहला मेला है जिसे समकालीन स्रोतों द्वारा कुंभ मेला के रूप में वर्णित किया गया है। इससे पहले कुंभ मेला 1858 में होना तय हुआ होगा, लेकिन 1857 के विद्रोह के चलते इलाहाबाद में अशांति हुई, जिसकी वजह से कोई मेला आयोजित नहीं किया गया। उससे पहले 1846 में कुंभ मेला आयोजित किया गया होगा, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। इलाहाबाद में कुंभ मेले का सबसे पहला रिकॉर्ड 1868 की ब्रिटिश रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट GHM रिकेट्स ने 1870 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में साफ सफाई के बारे में डिस्कस किया। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने 4 साल पहले आध कुंभ या फिर अर्ध कुंभ में भारी भीड़ देखी थी। 1870 के माघ मेले में अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद के कमिश्नर JC रॉबर्टसन ने भी कहा कि इस साल का मेला कुंभ था। यह रिपोर्ट सबसे पुराना मौजूदा स्रोत भी है जो इलाहाबाद में साधुओं के जुलूस का उल्लेख करता है। यह जुलूस केवल कुंभ मेले के दौरान होता है, न कि माघ मेले के दौरान। हिस्टोरियन कामा मैकलीन का भी मानना है कि 1870 का मेला इलाहाबाद का पहला मेला था जिसे कुंभ मेला कहा गया। 1882 में एक बार इस मेले को लेकर विवाद भी हो चुका है, जब हुसैन नाम के एक मुस्लिम को कुंभ मेला प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया।
भारतीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट में कहा गया कि हुसैन ने यूरोपीय महिलाओं और सज्जनों की खुशी के लिए सजी धजी नावों का एक बेड़ा व्यवस्थित किया था और तीर्थ यात्रियों को स्नान करते हुए देखने के दौरान नर्तकियों, शराब और गौमांस के साथ उनका मनोरंजन किया था। इसी तरह से 1888 में एक ईसाई मिशनरी ने सरकार से कुंभ मेले के आयोजन में शामिल ना होने को कहा, क्योंकि इससे वो मूर्ति पूजा में भागीदार बनते हैं। हालांकि इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट ने यह तर्क देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि सैन्य साधुओं को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिशर्स की भागीदारी बहुत जरूरी है। योग गुरु परमहंस योगानंद ने अपनी कृति योगी आत्मकथा में लिखा है कि जनवरी 1894 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान उनके गुरु श्री युक्तेश्वर की महाअवतार बाबा जी से पहली बार मुलाकात हुई थी। 1906 के मेले में नागा साधुओं के बीच एक झड़प होती है। पुलिस ने संघर्ष को खत्म करने के लिए घुड़सवार सेना को हमला करने का आदेश दिया था। फिर 1941 में सरकार ने 4 जनवरी से 4 फरवरी 1942 के दौरान इलाहाबाद की यात्रा करने पर डाक टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण सरकार उपस्थित लोगों की संख्या को कम करना चाहती थी। ऐसी भी अफवाहें थी उस दौर में कि जापान इलाहाबाद पर बमबारी करने वाला है, लेकिन इन सब के बावजूद कुंभ को रोका नहीं गया। आज़ादी के बाद कुंभ का साइज लगातार बड़ा होता गया और अगले साल 2025 की जनवरी में माना जा रहा है कि कुंभ मेले में 10 से लेकर 40 करोड़ लोग तक यहाँ डुबकी लगाएंगे। तो दोस्तों, ये था इतिहास कि कैसे एक दौर में कुंभ की एक डुबकी बेहद महंगी हुआ करती थी, फिर भी इस त्यौहार का महत्व कभी कम नहीं हुआ, आज तक बना हुआ है। जब भी कुंभ आता है तो करोड़ों लोग इस समूह में शामिल होते हैं ताकि वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थापित कर सके। तो दोस्तों, ये था कुंभ मेले का इतिहास। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।